जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के ऊपर हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं, अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसे अच्छे से देखेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल या फिर जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम ग्रुप है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र पे क्या क्या पूछा जाता है उसे हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो ये जो ग्रंथ है उनकी, वो कुल 15 पुस्तकों में बटी हुई है और हर एक पुस्तक को, हर एक किताब को हम अधिकरण बोलते हैं। तो यानी कि इनकी जो ग्रंथ है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। जो छठवां अधिकरण है, जो 15 इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, तो इनके अर्थशास्त्र जो एक खजाना है वो 15 किताबों में बटा हुआ है। तो जो छठवां अधिकरण है उसी में सप्तांग थ्योरी के बारे में बात किया गया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं सप्तांग सिद्धांत या 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, वो सप्तांग थ्योरी आप लोगों को देखने को मिलता है छठवें अधिकरण में। उसके बाद अगर हम बात करें तो सवाल ये पूछा जाता है कि पहला अंग कौन सा होता है राज्य का, क्योंकि 7 अंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला अंग जो है वो स्वामी यानी कि राजा खुद होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अमात्य होते हैं, मंत्री, उसके बाद जनपद, उसके बाद दुर्ग यानी किला, फिर कोश, दंड और मित्र। तो जो 7वां अंग है राज्य का, 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में सप्तांग थ्योरी में आप पढ़ते हैं, वो है मित्र। तो मित्र या सहयोगी आपका 7वां अंग है। इस पे भी सवाल पूछा जाता है। और पहला अंग कौन सा हो गया? स्वामी यानी कि राजा खुद। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन कौन सा ऐसे उस स्रोत हैं। उन स्रोतों के बारे में जानकर हमें ये पता चलता है कि मौर्य एक साम्राज्य हुआ करता था। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, कुछ पुस्तकों की बात करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें एक है हेमचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ परिशिष्ट पर्वन। अब ये जो परिशिष्ट पर्वन है, इसमें हमें ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पहले मौर्य राजा थे और संस्थापक भी थे मौर्य वंश के, वो भद्रबाहु जी के साथ में, जो बहुत बड़े जैन मुनि थे भद्रबाहु, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो दिगंबर सेक्ट है बुद्धिज़्म में, वो कहीं ना कहीं भद्रबाहु जी से ही जुड़ा हुआ है। तो भद्रबाहु जी के साथ में आखिरी में, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में, चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ दक्षिण में चले जाते हैं और वहाँ पे जैन धर्म को अपना लेते हैं। श्रवण बेलागोला आपने नाम सुना होगा, वहीं पे भद्रबाहु जी ने अपना शरीर त्यागा था और वो दिगंबर जैन को बिलोंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सल्लेखना प्रैक्टिस को अपनाया था। सल्लेखना में क्या होता है कि धीरे धीरे आपको खान पान अपना छोड़ना होता है ताकि आप जीवन को त्याग सकें। उसके बाद विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस इनके द्वारा लिखी गई है, उसमें भी वर्णन है मौर्य वंश के बारे में। पतंजलि के द्वारा लिखी गई है महाभाष्य। कभी कभी इन्हीं का ही आपको मेल कराने को आ जाता है कि किसने क्या लिखी है, किसने क्या लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। अब ये जो पतंजलि ऋषि थे, ये सवाल आता है कभी कभी कि कौन से राजा के समय में समकालीन या कंटेम्पररी ये उस समय मौजूद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग। तो उस समय ये पतंजलि मौजूद थे, महाभाष्य इन्होंने लिखी थी। और मिलिंद पन्हो जो एक पुस्तक है, जिसके रचयिता कौन है? नागसेन। तो एक राजा हुआ करते थे इंडो ग्रीक के, मिनेंडर। तो ये जो राजा मिनेंडर हैं, जिन्हें हम इंडिया में राजा मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, इनका और एक बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध मुनि थे जिनका नाम था नागसेन, इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे सवाल उठते हैं। मिलिंद पन्हो का मतलब है कि राजा मिलिंद के सवाल जो उन्होंने नागसेन जी से पूछा था। देखिए पिछली बार की यूपी पीसीएस में भी सवाल ये आया हुआ था कि कौन थे मिलिंद पन्हो के रचयिता, जिनसे सवाल पूछा हुआ था राजा मिलिंद ने, तो वो नागसेन है। तो मिलिंद पन्हो किसने लिखी थी? नागसेन। उसमें भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानने को मिलता है। और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तर काल का, ये आप देखेंगे पॉलिश किया हुआ बर्तन, काले रंग के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, बिल्कुल अच्छे से पॉलिश किए हुए। तो ये जो आपको उत्तर साइड में मिले हैं भारत के, और एक बिल्कुल काले रंग से पॉलिश किए हुए काले रंग के बर्तन, ये आपका मौर्य वंश को बिलोंग करता है। मौर्य वंश के समय के ये बर्तन हमें मिट्टी के मिले हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सोर्सेस हैं,
कुछ और ऐसे स्रोत हैं जिनको जानकर हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी अपनी बढ़ाते हैं। एक आपका है मेगास्थनीज का इंडिका। तो मेगास्थनीज का इंडिका क्या है? मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए एम्बेसडर थे, राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ सिक्के भी हमें मिले हैं। इन सिक्कों के बारे में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक है चांदी का सिक्का पना, और एक है तांबे की मुद्रा जिसका नाम है ककानी। तो ककानी के बारे में एक आध बार कभी यूपीएससी में भी शायद पूछा गया है कि ककानी जो है वो कौन सा सिक्का था। तो ये तांबे की मुद्रा थी जो कि मौर्य वंश के समय में मिला था, और चांदी का जो सिक्का था वो पना या पाना इसको हम लोग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं उस पर डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलता है। तो जो इम्पोर्टेंट वाले शिलालेख हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला शिलालेख है इनका प्रमुख शिलालेख है जिन्हें हम मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं। उस पहले वाले शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है कि पशु बलि पे रोक है, आप जानवरों की बलि नहीं देंगे। तो प्रोहिबिशन है किस पर? एनिमल सेक्रीफाइस पे। तीसरा आप जानिए, तीसरा जो प्रमुख शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें यह बताया गया है कि जो प्रदेशिका होंगे, प्रदेशिका उस समय जिला अधिकारी डीएम की तरह हुआ करते थे मौर्य वंश के समय में। तो जो प्रदेशिका हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों के पास जाएंगे और उन्हें धम्म की नीति समझाएंगे। तो धम्म की नीति बताई जाए उसके लिए जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी उसमें प्रदेशिका हुआ करते थे। ये बातें हमें पता चलती हैं तीसरे रॉक एडिक्ट से। जो पांचवा प्रमुख शिलालेख है सम्राट अशोक का, उसमें यह बताया गया है कि कुछ धम्म महामत, एक स्पेशल ऐसे अधिकारी ही नियुक्त किए गए जिनका काम था धम्म के बारे में लोगों को बताना, धम्म का प्रचार प्रसार करना, साधारण लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में ये बताना कि धम्म क्या है। उसके लिए जो खास नियुक्त होते थे अधिकारी वो धम्म महामत कहलाते थे। ये हमें कैसे पता चलता है? सम्राट अशोक के पांचवें प्रमुख शिलालेख से। अब जो इनका सातवां प्रमुख शिलालेख है और जो 12वां प्रमुख शिलालेख है, यानी जो 7वां और 12वां सम्राट अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट है, दोनों में ही ये कहा गया है कि जितने भी संप्रदाय रहते हैं भारत में अलग अलग धर्मों के, सभी को अपने बीच में धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये 7वां और 12वां इन दोनों में ये बात कही गई है। आगे 11वां प्रमुख शिलालेख है, 11वां मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का। उसमें यह बोला गया है कि जो धम्म की नीति है वही बेस्ट नीति है, धम्म की पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है, यानी धम्म की नीति को ही सर्वोत्तम नीति बताया गया है। 13वां जो रॉक एडिक्ट है, जो 13वां सम्राट अशोक का प्रमुख शिलालेख है, उसमें यह बोला गया है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो पहले पूजा किया करते थे भगवान शिव का, वो कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो कलिंग के युद्ध की जानकारी हमें 13वें प्रमुख शिलालेख से मिलती है, यानी कि 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो सम्राट अशोक का है, वहां से हमें यह पता चलता है कि कलिंग का जो युद्ध था वो लड़ा गया था, और उस युद्ध के पहले सम्राट अशोक जो हैं वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, उनकी उपासना करते थे, और बाद में वो भगवान शिव के उपासक के बाद किस में कन्वर्ट हो गए? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। तो उन्होंने इस बात में बल दिया कि दिग्विजय से अब वो धम्म विजय की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चारों दिशाओं को जीतना ही नहीं है उनका लक्ष्य है, चारों ही दिशा में धर्म का प्रचार करना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाना, ये धम्म की नीति को अपनाना है, और ये धम्म विजय उनको बनना है। और 14वां जो आखिरी प्रमुख शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट सम्राट अशोक का, उसमें यह बताया गया है कि ये जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, जितने भी शिलालेख हैं, उनका उद्देश्य क्या है वो उसमें बताया गया है। 14वां जो आखिरी मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का। अब कुछ अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी हैं, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है राजुका। राजुका का क्या काम था? जितने भी जिले थे उनको देखना, उनके प्रशासन को देखना, उनके खर्च को देखना, ये जिम्मेदारी जो है जिले के स्तर पे वो दी गई थी राजुका को। और युक्ता क्या थे? जब राजुका पूरी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे तो उनके पास जो अकाउंटिंग का काम है, जो लेखांकन का काम है, उसको देखने के लिए जिनको नियुक्त किया जाता था और मदद करने के लिए राजुका की, वो होते थे युक्ता। तो ये दोनों राजुका और युक्ता जो है ये जिला के स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्थानिका और गोपा, ये दोनों भी आप कई बार सवालों में देखेंगे। तो स्थानिका क्या है? स्थानीय नागरिक, यानी लोकल टाइप का कुछ बात होगा। तो जिले से नीचे जब आप आएंगे तो उस समय शहर उतने डेवलप तो थे नहीं, ग्रामीण आबादी ज़्यादा थी, गांव ज़्यादा हुआ करते थे।
तो 5 से 10 गाँवों का एक समूह बना लिया जाता था, उसका एक हेड नियुक्त कर दिया जाता था, वो लीडर होता था अपने आप में। तो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि आपको हम बना रहे हैं 5 से 10 गाँव का एक तरीके से जमींदार टाइप का, जमींदार की जैसा ही मानिए, जमींदार वो नहीं होते थे, एक लीडर जैसा मानते थे कि अब आपकी जिम्मेदारी है ये 5-10 गाँवों के जो आप हेड हैं, इनसे आप टैक्स वसूलिए, कर वसूलिए और अपने ऊपर के अधिकारी को दे दीजिएगा, ठीक है। तो जिनको आप नियुक्त कर रहे हैं उन्हीं को हम कहते थे स्थानिका। अब स्थानिका जब कर वसूलेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, तो उनकी मदद के लिए भी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए ना जो सिर्फ इसी में जानकार हो, जो उनकी मदद कर सके। हिसाब किताब का भी गड़बड़ हो तो ऊपर का अधिकारी ना डांटे, उनको पद से ना हटाए, दंडित ना करे, उसके लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप के इंसान को, अकाउंटेंट टाइप के इंसान को आपको रखना पड़ेगा। तो वो काम करते थे गोपा। तो गोपा जो हैं बिल्कुल स्थानिका के लिए वही कार्य करते थे जो जिला के स्तर पे युक्ता जो थे, ये युक्त थे, वो करते थे राजुका के लिए, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण लोग थे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक थे संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष का काम क्या होता था? मार्केट को सुपरवाइज करना। जैसे आज आप देखेंगे लोअर पीसीएस में पोस्ट होती है ना, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एमआई, उसी तरीके से ये सुपरिटेंडेंट होते थे मार्केट के। देखते थे कि सामान चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, कहीं घट तो नहीं रहा है, कहीं ज़्यादा महंगाई तो नहीं हो रही है, कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी जिनको दी जाती थी वो सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, बाजार अधीक्षक क्या कहलाते थे? संस्था अध्यक्ष। दूसरा एक है रूप दर्शक। रूप दर्शक कौन होते थे? सिक्कों का निरीक्षक करते थे, कितने सिक्के मार्केट में आ रहे हैं, सिक्का कैसे बन रहा है, कहाँ सप्लाई हो रही है, ये पूरी जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? रूप दर्शक को। और एक सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष पे बहुत बार सवाल आ चुका है। सीता अध्यक्ष क्या थे? ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का प्रभारी अधिकारी जो हुआ करते थे उनको हम कहते थे सीता अध्यक्ष। तो ये बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से सवाल आता ही आता है हर बार मौर्य वंश का, वो हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह से बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम लोग रिवाइज करेंगे एग्जामिनेशन तक। तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल, और साथ ही साथ ज्वाइन कर लीजिएगा जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स को। वहाँ पे और भी क्वेश्चंस वगैरह वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एडमिन्स जो हैं वो आप लोगों को समय समय पे देते रहते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर सवाल है रेलवेज़, और काफ़ी सारे लोग रेलवे की भी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी उनको प्रीवियस ईयर सवाल वहाँ पे प्रदान किया जाता है, ताकि वनडे एग्ज़ाम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, फ्यूचर में होगा, तो वहाँ से आप लोगों को मदद मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।